हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियाँ। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित होने वाला किसी भी एग्ज़ाम, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात हो या फिर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा जितने भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए। क्योंकि ये ऐसे 500 प्रश्न होंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी को आना ही चाहिए, जो किसी न किसी तरीके से छत्तीसगढ़ में आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हमेशा के लिए यूट्यूब में स्टोर रहेगा। ये हमारा चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। ये सभी जो सीरीज़ है आपको 500 टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कराने के लिए है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। तो 55 तक प्रश्न हो चुका है इससे पहले के 3 वीडियो में। हम 56 से इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, 56 नंबर पर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कौन सा है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ स्टैटिक टाइप के प्रश्न हैं, जिसका आंसर कभी भी बदलेगा नहीं। आप कभी भी तैयारी करेंगे आपको इसका आंसर सेम ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बताइए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कौन सा था। तो आपको ऑप्शन को बताना है, वीडियो को पॉज करके खुद भी एक अनुमान लगाना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल कितना सही हुआ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भोरम देव शक्कर कारखाना जो रामहेपुर कवर्धा में है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना था। ठीक है, जिसका स्थापना जो है 2002 से 2003 के मध्य जो है हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कहाँ है ये? रामहेपुर कवर्धा में है। दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो भोरम देव शक्कर कारखाना है ये प्रदेश का क्या, देश का पहला ऐसा शक्कर कारखाना है जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक तरह का इथेनॉल प्लांट भी यह है। ठीक है, पीपीपी पर मॉडल पर आधारित देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट कौन सा है? तो भोरम देव शक्कर कारखाना। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और इस शक्कर कारखाना से, इसका सह उत्पादों से 6 मेगावाट का विद्युत भी उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना जो कि केरता सूरजपुर में है, इस चीज़ को मैं फैक्ट को यहाँ पे डाला हूँ। इसका स्थापना सन 2007 में हुआ था और उत्पादन इसका 2010 से शुरू हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना जो है ये विशेषरा ग्राम, ये भी कवर्धा में ही है, जिसका स्थापना सन 2016 ईस्वी में हुआ था। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कारका भाठा बालोद में है, जिसका स्थापना 2009 में हुआ था। तो ये सब जानकारी आपको याद होना चाहिए था। चलिए 57वां प्रश्न, 57 नंबर का प्रश्न है कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार से अभिकरण का मुख्यालय भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जितने भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए विकास अभिकरण चलाए जा रहे हैं प्रत्येक संभाग के मुख्यालयों में। ठीक है, तो वैसे ही अगर देखा जाए तो बैगा विकास अभिकरण जो है इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये कवर्धा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बैगा के लिए। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि अबूझ माड़िया विकास अभिकरण कहाँ है, तो नारायणपुर में है। तो मैं यहाँ पे बस नाम लिख देता हूँ जनजाति का, तो आप उससे समझ लीजिएगा। अब अबूझ माड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर में। गरियाबंद के अंदर अगर जाएंगे तो कमार विकास अभिकरण आपको गरियाबंद में देखने को मिलेगा। अंबिकापुर में पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। ठीक है, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ? अंबिकापुर के अंदर ही। इसी तरह अगर पूछ दे, एक चीज और याद रखिएगा, जसपुर के अंदर भी, ठीक है, जसपुर में भी पहाड़ी कोरवा और साथ ही साथ बिरहोर। ठीक है, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर ये जो जनजाति है इनके लिए विकास अभिकरण कहाँ है? जसपुर के अंतर्गत संचालित है। ठीक है, चलिए, और एक चीज और भी याद रख सकते हैं, बैगा और बिरहोर विकास अभिकरण बिलासपुर में है। ठीक है, इस चीज़ को भी लिख ही दे रहा हूँ। देखिए, मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन भी प्रश्नों के साथ साथ ही हो जाए। तो बैगा और बिरहोर इन दोनों जनजातियों का जो विकास अभिकरण कहाँ है? बिलासपुर के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला 58 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन या फिर किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है कई बार से। महाशिवगुप्त चतुर्थ, तीवर देव, महाशिवगुप्त, बलार्जुन या फिर रुद्र प्रताप देव।
कौन सा ऐसा शासक था छत्तीसगढ़ का जो शकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तीवर देव जो है ये कि छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के एक शासक हैं, इन्होंने ही सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। महाशिवगुप्त जो चतुर्थ हैं, ठीक है, इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किया था। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किसने किया था? महाशिवगुप्त चतुर्थ ने। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, याद रखिएगा, परम महेश्वर की उपाधि महाशिवगुप्त बालार्जुन। रुद्र प्रताप देव को तो सेंट ऑफ जेरूसलम कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेंट ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम किस देश की राजधानी है? कोई कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न। 59 नंबर का प्रश्न जो है मैंने भूगोल का नदियों वाले पोर्शन से लिया है कि इंद्रावती ये नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंद्रावती नदी को जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला पोर्शन है, बस्तर संभाग है, उसका जीवन रेखा कहा जाता है। और इसी का आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नारंगी नदी, डंकनी नदी, कोटरी नदी या फिर तालपेरू नदी? कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कोटरी नदी है। ठीक है, इस कोटरी नदी का ही प्राचीन नाम जो है परलकोट नदी है, इसको परलकोट नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इस परलकोट नदी को ही अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोटरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही नदी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, इंद्रावती नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ये जो परलकोट नदी या कोटरी नदी है, ये राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका जो उद्गम कहाँ है? राजहरा की जो पहाड़ी है वो इसका उद्गम क्षेत्र है। और इसकी जो लंबाई है 135 किलोमीटर लंबी यह एक नदी है। और बीजापुर में जाकर यह नदी जो है इंद्रावती नदी से जाकर मिल जाती है। तो इसका विसर्जन कहाँ होता है? बीजापुर में इसका विसर्जन जो है हो जाता है इंद्रावती नदी से, कोटरी नदी का। ठीक है, चलिए अगला 60वां प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अचानकमार अभ्यारण्य, भोरमदेव, सीता नदी या फिर बारनवा पार अभ्यारण्य? कौन सा दूसरा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा है वो सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना, कितने क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ऑप्शन नंबर सी, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि आपको धमतरी जिला में देखने को मिलेगा। और इसका स्थापना सन 1974 में हुआ था। ये सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। और यह जो है 559 वर्ग किलोमीटर में फैलकर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य ये के रूप में स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये वाला कमेंट करके बताएं कि सबसे बड़ा कौन सा और उसका क्षेत्रफल कितना है। 61 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, साहित्य से भी प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के साहित्यों की बात किया है। कौन सा इसमें से नहीं है? छत्तीसगढ़ी दान लीला, रायपुर जेल पत्रिका, प्रहलाद चरित्र या फिर गांधी मीमांसा? बहुत अच्छा इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन होगा, याद रखिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ी दान लीला, जेल पत्रिका और प्रहलाद चरित्र, ये तीनों ऐसी रचनाएं हैं जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का है, बिल्कुल है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है ये पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी भाषा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम खंड वाक्य है, ठीक है, खंड काव्य है। ठीक है, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित ये छत्तीसगढ़ी भाषा में और छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य है जो कि श्री कृष्ण लीला पर आधारित है। ठीक है, ये रायपुर जेल पत्रिका ये 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जेल के अंदर लिखा गया था, जब उनको जेल में डाल दिया गया था 1922 में। इसमें कुल 18 पेज स्थित है। ठीक है ना, इस पत्रिका के अंदर। प्रहलाद चरित्र भी उन्हीं की एक पुस्तक है जो कि एक तरह का नाटक है। ठीक है, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित एक नाटक है प्रहलाद चरित्र। इसी तरह एक और भी नाटक है उनका ध्रुव चरित्र। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखना। ये अब आंसर है इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। गांधी मीमांसा उनके द्वारा नहीं लिखा गया। ये गांधी मीमांसा जो है ये बहुत अच्छी रचना है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये जो है रामदयाल तिवारी के द्वारा रचित है। ठीक है, रामदयाल तिवारी जी के द्वारा इसकी रचना की गई है गांधी मीमांसा की। ठीक है, ये रामदयाल तिवारी जी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के
विद्यासागर, किसको? रामदयाल तिवारी जी को। ठीक है, इन्होंने ही गांधी मीमांसा जो है, गांधी जी से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, चलिए 62वां प्रश्न है कि दोरला जनजाति में रसोई घर को या रसोई को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार पूछा जा चुका है, एक बार पूछा गया था लाल बंगला। ठीक है, ये लाल बंगला में मेरा जो है वो गलत हो गया था। ठीक है, तो ये लाल बंगला किसका है ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, अब तक जानते होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछने के बाद मैक्सिमम वो सब चांसेस रहता है कि लोग याद कर लेता है। ठीक है, तो दोरला जनजाति का जो रसोई घर उसको क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोरला जनजाति का रसोई घर को क्या कहा जाता है? ओजल कहा जाता है। ठीक है, ये ओजल रसोई घर का नाम है। ठीक है, ये लाल बंगला जो है किसका है? तो लाल बंगला जो है भुंजिया जनजाति का, भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर है उसको लाल बंगला कहा जाता है। अंगादी जो है ये अबूझ माड़िया, ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति की जो रसोई घर है उसको अंगादी, और जो बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति का जो रसोई घर है उसको रामधड़ घर कहा जाता है। पावधी जनजाति का जो रसोई घर होता है उसको माई घर कहा जाता है। ठीक है, माई घर। और एक और याद लिखिए, माड़िया जनजाति, ठीक है, माड़िया जनजाति का जो रसोई घर है उसको रांधा लोना, ठीक है, रांधा लोना कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, कई बार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि छिंदक नाग वंशीय शासक सोमेश्वर देव रतनपुर के किस कलचुरी शासक के समकालीन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में के जो छिंदक नागवंशीय शासक थे, अब सोमेश्वर देव, ठीक है, ये जो छिंदक वंशीय नागवंशीय शासक कौन है? सोमेश्वर देव। अब इसी के समय रतनपुर में कौन से जो कलचुरी वंशीय शासक कार्य कर रहे थे, कार्यकाल था, ये बताना है। रतनपुर द्वितीय, जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर जाजल देव द्वितीय? इसका आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो जाजल देव प्रथम है इनका कार्यकाल रहा था 1090 से 1120 तक, लगभग 30 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। और इसी के समय छिंदक नागवंशीय शासक जो है सोमेश्वर देव थे। ठीक है, याद रखिएगा। सोमेश्वर देव क्या किए, ये जो जाजल देव थे इन्होंने क्या किया था? सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ठीक है, सोमेश्वर देव को पराजित करने के बाद इनके जो समस्त परिवार हैं उनको परिवार को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद सोमेश्वर देव की जो माता रहती है जिसका नाम गुंडम महादेवी था, उन्होंने आग्रह किया था जाजल देव प्रथम से, इसके बाद इन्होंने पूरे परिवार को छोड़ दिया था। ठीक है, एक चीज इनसे पूछा जाता है, जाजल देव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गज शार्दुल। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछे भी जा सकता है। जाजल देव प्रथम की उपाधि जो क्या थी? गज शार्दुल। ठीक है, चलिए आगे 64 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, किस कलचुरी कालीन शासक के काल में भास्कर पंत का आक्रमण रतनपुर पर हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट है। रतनपुर में अच्छे से कलचुरियों का शासन चल रहा था, लेकिन उसी समय रघुजी प्रथम, ठीक है, नागपुर के भोसला वंश के शासक रघुजी प्रथम के सेनापति थे ये भास्कर पंत। ठीक है, इनके सेनापति कौन थे? भास्कर पंत। इनका एक अभियान चल रहा होता है, किसके लिए? उड़ीसा पर आक्रमण करते हैं, अभियान करते हैं उसको जीतने के लिए। अब वापस रास्ते में आता है, जब वापस आ रहे होते हैं तो रतनपुर पड़ता है, तो जाते जाते वो सोचते हैं कि क्यों ना रतनपुर पर भी आक्रमण कर लिया जाए। ठीक है, तो उस समय रतनपुर पर जो शासन कर रहे थे रघुनाथ सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह का शासनकाल जो है 1732 से लेकर 1745 तक का समय को चलता है। और ये जो भास्कर पंत थे वो आक्रमण करते हैं। आक्रमण क्या करते हैं? ये तो अपना हाथ उठा देते हैं, उस समय अपने पुत्र वियोग में रहते हैं। भास्कर पंत का आक्रमण होता है, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी वंश था वो इनके ही शासनकाल में जो भोसला वंश था उसके अधीन चला जाता है और बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण से चला जाता है। ठीक है, तो ये रघुनाथ सिंह जो थे कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति विद्रोह चिपको आंदोलन के समान था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। कोई विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह या फिर हल्बा विद्रोह? कौन सा विद्रोह जो है जिसको चिपको आंदोलन के समान माना जाता है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई विद्रोह। छत्तीसगढ़ के अंदर 1859 में कोई विद्रोह हुआ। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? नागुल दोरला ने किया था।
ठीक है, नागुल दोरला। नागुल दोरला जो है पोतेकला के जमींदार थे, ठीक है, पोतेकला एक जमींदारी थे, उसी के जमींदार कौन थे, तो नागुल दोरला थे। उस समय क्या हुआ था, साल वृक्ष की कटाई जो है बहुत अधिक बढ़ने लगी थी और इन्हीं साल वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए ही कोई विद्रोह जो है चलाया गया नागुल दोरला के द्वारा। इनके दो सहयोगी भी थे, उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ सकता है, राम भोई। ये जो राम भोई थे ये भोपालपट्टनम, ठीक है, भोपालपट्टनम जमींदारी के जमींदार थे। और दूसरा नाम याद रखना है जग्गा राजू, ठीक है, ये जग्गा राजू। जग्गा राजू जो थे वो भेज्जी के जमींदार थे, ठीक है, भेज्जी जमींदारी के जमींदार थे। इन दोनों ने इनका सपोर्ट किया था इस विद्रोह के अंदर, ठीक है। और इसका इस विद्रोह, कोई विद्रोह का नारा था एक वृक्ष के पीछे एक सिर। और इसका एक चीज पूछा जाता है कि कौन इसके दमन करता था, किसने इस विद्रोह को समाप्त किया था, तो कैप्टन सी ग्लासफर्ड, ठीक है, कैप्टन सी ग्लासफर्ड। इन्होंने इस नेतृत्व को इस आंदोलन को या इस विद्रोह को दमन करने का कार्य किया था, ठीक है। चलिए आगे, 66 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर किस सूबेदार के समय छत्तीसगढ़ में आया था। देखिए इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड किया कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत अधिक रहता है और इस दृष्टि से आपके लिए बनाया हो ताकि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो सके। देखिए यूरोपीय यात्री एक फॉरेस्टर है, ये जो है महिपत राव दिनकर के समय छत्तीसगढ़ में इनका आगमन होता है, ठीक है, महिपत राव दिनकर के समय। एक्चुअली महिपत राव दिनकर के समय दो यूरोपीय यात्री आते हैं, एक हो गए फॉरेस्टर और एक याद रखिएगा मिस्टर लैंकी। मिस्टर लैंकी, ये दो लोग थे। मिस्टर लैंकी भी ये 1790 में छत्तीसगढ़ इनका आगमन हुआ था, फॉरेस्टर का भी 1790 में ही आगमन हुआ था। जो विट्ठल राव दिनकर है इनका आगमन, इनके समय जेडी ब्लंट आया था, ठीक है, जेडी ब्लंट नामक यूरोपीय यात्री आया था 1795 के अंदर, ठीक है। ये जो केशव गोविंद हैं इनके समय में एक आया था यूरोपीय यात्री जिसका नाम है कोलब्रुक, ठीक है, कोलब्रुक। ये आया था किसके समय, केशव गोविंद के समय। और ये केशव गोविंद के समय ही पिंडारियों का पहली बार आक्रमण हुआ था, ठीक है, पिंडारियों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो केशव गोविंद के समय हुआ। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, जोर की बारिश हो रही है, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, कोशिश करूंगा मैं इसको एडिटिंग के समय ठीक करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा, ठीक है। 67 नंबर का प्रश्न है कि मराठा कालीन शासन व्यवस्था में खालसा जमीन पर लगाया गया कर था, ठीक है, मतलब खालसा जमीन पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहते थे, कलाली, सायर, महल या फिर पट्टी। देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मराठा कालीन शासन व्यवस्था से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए जितने भी वीडियोस में प्रश्न अलग अलग जगह है उन सभी के लिए जो है बड़े बड़े जो अकेले डिपेंडेंट अगर उस टॉपिक पर ही वीडियो जो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है कि खालसा जमीन पर लगाया गया कर कौन सा था, क्या कहलाता था, सही आंसर है महल। खालसा जमीन पर जो टैक्स लगाया जाता था, जो कर लगाया जाता था मराठा कालीन शासन व्यवस्था में, उसको महल कहा जाता था। बात आती है कि कलाली क्या था, तो कलाली जो था एक तरह का आबकारी कर था, ठीक है, आबकारी कर कह लीजिए या फिर मादक पदार्थों के लिए जो टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, मादक पदार्थों के बिक्री के लिए या फिर शराब के विक्रय के लिए जो लाइसेंस के लिए जो शुल्क लिया जाता था ना, उसी को कलाली कहते थे। सायर क्या था, तो आयात निर्यात कर था एक तरह का, ठीक है, आयात निर्यात कर या फिर कह लीजिए एक तरह का बिक्री कर था, ठीक है, बिक्री कर था। पट्टी एक चीज़ याद रखिएगा कि जो घरों पर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, जो घरों पर लगाया जाने वाला जो टैक्स था उसको हम क्या कहते थे, उस समय पट्टी कहा जाता था। और महल तो हमने जान ही लिया, खालसा जमीन पर जो टैक्स लिया जाता था उसको महल कहते थे, ठीक है। चलिए आगे 68 नंबर का प्रश्न है कि कर न दो और पट्टा मत लो आंदोलन 1930 में चलाया गया, इसका नेतृत्व बिलासपुर में किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बताइए कौन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, गजाधर साव के द्वारा, सेठ गोविंद दास या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल, किसने कर न दो और पट्टा मत लो आंदोलन 1930 चलाया था बिलासपुर के अंदर। रायपुर नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपसे रायपुर में पूछेगा तो वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। रायपुर के अंदर ये जो आंदोलन चलाया था, कौन सा, कर न दो और पट्टा मत लो 1930 के अंदर, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, और रायपुर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। लेकिन बिलासपुर में अगर पूछ दे
तो गजानन साव के द्वारा, गजाधर साव के द्वारा, ठीक है। बिलासपुर में कौन चलाया था इसको, तो गजाधर साव 1930, ठीक है, याद रखिएगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में किसे पांडवों में अर्जुन की संज्ञा दी गई थी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का जब प्रथम चरण चल रहा था तो छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे नेता थे जिनको पांडवों की उपाधि दी गई थी, 5 को, ठीक है। उसमें से आपसे पूछा गया कि अर्जुन की संज्ञा किसे दी गई थी, वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, मौलाना अब्दुल रऊफ या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, किसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे इनको अर्जुन की संज्ञा दी गई थी। वहीं जो वामन राव लाखे हैं इनको युधिष्ठिर की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। युधिष्ठिर कौन, वामन राव लाखे। लक्ष्मी नारायण दास जो थे इनको भीम की संज्ञा दी गई थी। मौलाना अब्दुल रऊफ को नकुल की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पे 4 तो हो गए, एक 5वां जो रह जाएंगे उनको भी लिख ही लीजिए। एक थे शिवदास डागा, ठीक है, शिवदास डागा। शिवदास डागा जी को सहदेव की उपाधि दी गई थी, ठीक है, सहदेव, ठीक है। चलिए आगे। 70 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने एक ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। लभरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह या फिर रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। ये सभी के सभी जंगल सत्याग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा जंगल सत्याग्रह पर आधारित, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमोरा जंगल सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था। ये तमोरा पहली बार पड़ेगा कहाँ, तो ये महासमुंद में पड़ेगा, ठीक है, महासमुंद के अंदर। इस महासमुंद के अंदर ही 9 सितंबर 1930, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल सत्याग्रह है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय हुआ था। तो 9 सितंबर 1930 को यह तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसी में एक महिला थी, एक बालिका थी दयावती, उसी ने क्या किया था, एक ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मार दिया था, ठीक है। जो तमोरा जंगल सत्याग्रह इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आप नाम याद रखिएगा, यति यतन लाल जैन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यति यतन आप समझ लीजिएगा, यति यतन लाल जैन बोल रहा हूँ। इसके बाद शंकर राव गनौद वाले, ठीक है, शंकर राव गनौद वाले। फिर इसके बाद थे भगवती प्रसाद मिश्र। इन सभी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। इस तमोरा जंगल सत्याग्रह के अंदर ही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिक्टेटर किसे नियुक्त किया गया था, तो अरिमर्दन गिरी को नियुक्त किया गया था। अरिमर्दन गिरी को इस जंगल सत्याग्रह के अंदर डिक्टेटर नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अब 70 नंबर का प्रश्न, 70 नंबर का प्रश्न है जो कि एक इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि मध्य प्रांत के प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ था, ठीक है। उसके पश्चात जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें विधानसभा का अध्यक्ष का पद किसे नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष किसे बनाया गया था विधानसभा का 1937 का मंत्रिमंडल में। पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, ई राघवेंद्र राव या फिर घनश्याम सिंह गुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनश्याम सिंह गुप्त जी को उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री, ठीक है। और नारायण भास्कर खरे जो थे ये जो थे मुख्यमंत्री थे, जो कि बाद में त्याग पत्र दे देते हैं। और ई राघवेंद्र राव को गवर्नर या फिर राज्यपाल बनाया जाता है, ठीक है। उसी मंत्रिमंडल में उसी विधानसभा के लिए गवर्नर बनाया जाता है, किसको, ई राघवेंद्र राव जी को, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके बाकी जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। 71 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में किसने स्वतंत्र दल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, किसने स्वतंत्र दल की स्थापना किया था। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बात आती है 1925 में, ठीक है। इससे पहले आप एक दल याद रखिएगा, स्वराज दल या स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था, ठीक है। अब क्या होता है कि 1925 के अंदर जो चित्तरंजन दास थे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात स्वराज पार्टी जो है वो टूटने लगता है, ठीक है। इसमें फूट पड़ जाता है। इसी फूट के बाद 1925 के अंदर ई राघवेंद्र राव जो है क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का जो स्वराज पार्टी था, ठीक है,
उसमें क्या हुआ, एक फूट पड़ने के बाद 1925 में ई राघवेंद्र राव जो है एक स्वतंत्र दल की स्थापना करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1925 में ये स्वतंत्र दल की स्थापना करते हैं। ठीक है, 72 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का प्रथम कारोबारी बैठक कब हुआ था। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया होगा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का पहला कारोबारी बैठक, एक्चुअली कारोबारी बैठक नहीं, इसका स्थापना पूछा जाता है। तो मैं सब कुछ अभी बताता हूँ, देखिएगा। 28 नवंबर 2007 को, ये 28 नवंबर 2007 ऐसा डेट है कि इस दिन, देखिए पहली बात एक चीज़ याद रखिएगा, एक विधेयक कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक। ठीक है, ये विधेयक कब का है, तो 2007 का। ये कौन सा विधेयक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 का। इस विधेयक को पारित कब किया जाता है, तो 28 नवंबर 2007 को पारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पारित। ये पारित हो गया। पारित हो जाने के बाद 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। ठीक है, राजपत्र में इस विधेयक के बारे में प्रकाशन कब किया जाता है, तो 11 जुलाई 2008 को प्रकाशन कर दिया जाता है। प्रकाशित होते ही अगस्त 2008 के अंदर, ठीक है, देखिए नवंबर 7 है ये, जुलाई 2008 में इसका प्रकाशन हुआ और अगस्त 2008 आते ही छत्तीसगढ़ के अंदर राजभाषा आयोग का गठन हो गया था। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि राजभाषा आयोग का गठन, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो अगस्त 2008 के अंदर गठन हुआ और अगस्त में गठन होने के पश्चात जो इसकी पहली कारोबारी बैठक था वो कब हुआ, 14 अगस्त 2008 को। ठीक है, तो पहली बैठक कब, 14 अगस्त 2008 को। और इसी 14 अगस्त को प्रतिवर्ष कार्यालय दिवस मनाते हैं, राजभाषा कार्यालय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, पहली बैठक कब, 14 अगस्त 2008 को। ठीक है, उम्मीद है इतना चीज क्लियर हो गया। और जब आयोग बन के तैयार हुआ तो उसका प्रथम सचिव किसको बनाया गया, तो सुरेंद्र दुबे जी को बनाया गया था। ठीक है, प्रथम सचिव कौन, सुरेंद्र दुबे। अध्यक्ष पूछेगा तो लिख लीजिएगा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी को बनाया गया था, जो कि 2008 से 11 तक वो अध्यक्ष पद पर रहे थे। उम्मीद है ये पूरा डाटा आपको, आंकड़ा जो है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में धमतरी से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ कब था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में गांधी जी के आह्वान पर होता है। ठीक है, एक्चुअली में अक्टूबर 1940 में गांधी जी के आह्वान के द्वारा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 1940 में, ठीक है, 1940 में छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसकी शुरुआत होती है। अब जब इसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले इसके जो सत्याग्रही होते हैं वो कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही थे। छत्तीसगढ़ में ये अगर पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ, तो 27 नवंबर 1940 को छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। कहाँ से, तो माना रायपुर से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर ये धमतरी में पूछा जाएगा तो धमतरी में जब इसका प्रभाव हुआ तो इसका नेतृत्व छोटे लाल श्रीवास्तव के द्वारा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, सी आंसर नहीं है। ठीक है, ये गलती से टिक कर दिया, आंसर इसका डी है। छोटे लाल श्रीवास्तव जो थे वो धमतरी के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, राम गोपाल तिवारी, याद रखिएगा, राम गोपाल तिवारी और ठाकुर छेदीलाल, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, राम गोपाल तिवारी और डॉक्टर छेदीलाल, ठाकुर छेदीलाल, ये दोनों जो थे बिलासपुर के अंदर इसका नेतृत्व किए थे। इसके बाद घनश्याम सिंह गुप्त और एक नाम याद रखिएगा, रत्नाकर झा। ठीक है, रत्नाकर झा, इन दोनों ने दुर्ग के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह का समर्थन किया, उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, रायपुर के अंदर रविशंकर शुक्ल और यति यतनलाल जैन जो थे, इन दोनों ने रायपुर के अंदर किया था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 74 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो मैं सारे ही प्रश्न हालांकि करा रहा हूँ जो कि आपके लिए रिवीजन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रांतों में नियुक्त सदस्य नहीं थे। ठीक है, देखिए अब बात आता है जब संविधान सभा 1946 में बनता है, संविधान सभा का गठन किया जा रहा होता है। तो जब संविधान सभा का गठन होता है 1946 के अंदर, तो छत्तीसगढ़ के 6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। कितने, 6 सदस्य, लेकिन एक जगह से नहीं 2 जगह से नियुक्त किए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। एक जो होगा, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, जो ब्रिटिश इलाका थे, वहाँ से कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा।
और जो देशी रियासतें थी छत्तीसगढ़ के अंदर 14, ठीक है, देशी रियासत, वहाँ से कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो 3 लोगों को ब्रिटिश प्रांत से और 3 लोगों को देशी रियासतों से क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न वही पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश प्रांतों से नियुक्त नहीं थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से नहीं थे मतलब देशी रियासत से कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, रघुराज सिंह दीवान या फिर बैरिस्टर छेदीलाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये रघुराज सिंह दीवान जो थे वो देशी रियासतों से थे। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रघुराज सिंह दीवान, आप लोग लिख लीजिएगा। ये सरगुजा जो रियासत थी, ठीक है, वहाँ से इनका नियुक्त किया गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, और भी 2 लोग थे, याद रखना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कांकेर रियासत के, ठीक है, कांकेर रियासत से राम प्रसाद पोटाई, ठीक है, राम प्रसाद पोटाई, इनको नियुक्त किया गया था। और एक रायगढ़ रियासत से, ठीक है, रायगढ़ रियासत से पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी, ठीक है, पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी। ठीक है, तो ये तीनों जो थे देशी रियासतों से नियुक्त किए गए थे। ब्रिटिश प्रांत में गए तो यहाँ से 3, एक पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि रायपुर से नियुक्त थे, घनश्याम सिंह गुप्त जो कि दुर्ग से नियुक्त थे, और ठाकुर छेदीलाल जो कि बिलासपुर से नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये 6 के 6 नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम 75वां प्रश्न आपके लिए देखते हैं। तो ये वीडियो का 75वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ये प्रश्न आपने अभी तक नहीं देखा होगा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस रियासत के एक शासक ने अफगान युद्ध के समय लॉर्ड लिट्टन की सहायता की थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बताना। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। शक्ति रियासत, राजनांदगांव रियासत, खैरागढ़ रियासत या फिर छुई खदान रियासत, कौन सा सही होगा? ठीक है, इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए राजनांदगांव की जो रियासत थी, एक्चुअली जो राजनांदगांव की जो रियासत है ना, वो वहाँ के शासक जो थे बैरागी वंश के होते थे। कौन से वंश? बैरागी वंश। और एक जो छुई खदान वाले जो रियासत के जो शासक होते थे, ये भी बैरागी वंश के ही होते थे। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। शक्ति वाले जो होते थे, ये भी बता ही देता हूँ, ये राजगोंड वंश के होते थे, राजगोंड वंश के रियासत। और खैरागढ़ वाले जो होगा ये नाग वंश के रियासत। ये तो चलो बेसिक चीज़ है, सबको आना चाहिए था। अब आता है राजनांदगांव के जो रियासत के एक शासक थे जिनका नाम था महंत घासीदास। देखिए ये जो शासक होते थे राजनांदगांव के, वो अपना जो क्या कहते हैं उपाधि महंत का धारण करते थे। तो इसी के एक शासक हुए कौन? महंत घासीदास। इन्होंने ही अफगान युद्ध के समय लॉर्ड लिट्टन को 1,10,000 रुपए की सामग्री का भेजकर उनका सहयोग दिया था। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और 14 रियासतों में सबसे छोटा रियासत कौन सा था? तो शक्ति था। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही। ज़्यादा इसको लेंदी इसको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो आधा घंटा का वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस टोटल वीडियो में हम ये जो हमारा 4th वीडियो था, इसमें हमने टोटल 75 प्रश्नों को, 500 में से हमने 75 प्रश्नों को कर लिया। इसी तरह मेरा टारगेट है कि आपको 500 बेस्ट प्रश्न दूं और इन 500 प्रश्न के माध्यम से आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए इस टॉपिक का। ठीक है, पूरा जो छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज है उसका आपका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। लाइक करेंगे तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। और जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में बहुत सारे लोगों का वहाँ पे क्वेश्चन जो है फंसा था, ऐसा मुझे कमेंट में मिला है। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का PDF, वीडियो का नोटिफिकेशन और जितने भी तरह का डाउट होता है हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।